मैं परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कंसेप्ट के बारे में। ओके, और इसमें मैं आपको एक डेरिवेशन परफॉर्म करके बताऊंगा जो आपके रेगुलर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को आपको लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप एसएससी जेई आरआरबी के एग्जामिनेशंस के लिए या गेट एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डिफ्लेक्शन कर्व के बारे में। ठीक है, डिफ्लेक्शन कर्व के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले डिफ्लेक्शन कर्व होता क्या है समझो। ड्यू टू लोडिंग ऑन अ बीम, तो हम यहाँ पे पहले एक बीम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है। ओके, तो इसको मैं नाम दे दूंगा ए, इसको एक नाम दे दूंगा बी, और इसके ऊपर एक लोड आ रहा है जो कि सेंटर में आ रहा है, वो है डब्ल्यू, जो कि मैं बोलूँगा सी पॉइंट। और ऑब्वियसली अगर इस टाइप का लोड है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाएगा दोस्तों, आप जानते ही हो। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से जाएगा। चलो अलग डिफरेंट कलर ले लेता हूँ मैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ ऐसा जाएगा, है ना, इस टाइप का जाएगा। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट लोड है वहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को हम कहते हैं इलास्टिक कर्व। ठीक है, और ये इलास्टिक कर्व को और आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं बेंडिंग। ओके, बेंडिंग ऑफ बीम, ये भी आप कह सकते हैं। अब ये क्यों होता है ये समझो। ड्यू टू लोडिंग ऑन बीम, मतलब इस बीम के ऊपर जो डब्ल्यू टाइप का लोड आ रहा है, द स्पैन ऑफ बीम बेंड शोइंग सैगिंग टाइप ऑफ कर। तो इस कर को, ये जो कर आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कर कैसा कर है, सैगिंग टाइप ऑफ कर है। ये सैग जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, सैग कर है। ठीक है, विच ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक कर और डिफ्लेशन कर। मतलब अगर आपके बीम के ऊपर कुछ इस टाइप की लोडिंग सेंटर में आती है तो जो कर फॉर्म्ड होते हैं उस कर को आप एक तो डिफ्लेक्शन कर कह सकते हैं, या फिर आप उसको इलास्टिक कर भी कह सकते हो। और इस टाइप के जो कर्व्स आते हैं इनको सैग टाइप कर्व्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आपको 1 या 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी मैं आपको और एक चीज इसमें बताना चाहूंगा। अब ये जो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब यहां से, अभी मैं सी पॉइंट को थोड़ा हटा देता हूं। अभी ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा वाई सी से। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस वाई सी रिप्रेजेंट डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, मतलब सी पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट एनी पॉइंट ऑन अ बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। मतलब ये जो डिफ्लेक्शन क्या डिफाइन करता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताता है। मतलब इन दोनों, यहां से वाईसी जो है ये आपका नथिंग बट क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। मतलब बीम पहले विदाउट लोडिंग कितना था और आफ्टर लोडिंग उसका क्या डिफ्लेक्शन आया हुआ है। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी मैं इसमें और 1-2 चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको एग्जाम में डेली पूछे जाएंगे। अब देखिए, डिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों ये बताओ, क्या आपने कभी स्लोप के बारे में पढ़ा है? स्लोप क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ स्लोप क्या होता है। द स्लोप ऑफ अ बीम एट एनी पॉइंट इन अ एंगल मेड बाय अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट विद द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम। इसका मतलब ये होता है, अगर आपका बीम है और उसमें से एक टेंजेंट जा रही है, मतलब मान के चलो यहाँ से ऐसे टेंजेंट गई, तो ये से यहाँ से जो टेंजेंट जा रही है इसके साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को मैं यहाँ पे थीटा ए बोलता हूँ। ठीक है, द स्लोप ऑफ अ बीम एट एनी पॉइंट इन द एंगल मेड बाय अ टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट से एक एंगल बना। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम, ये एक्सिस, ये कौन सा, ये ओरिजिनल एक्सिस है उसकी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो जो एंगल बनता है उस एंगल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्लोप एट अ पॉइंट ए। अगर ए पॉइंट है तो यहाँ पे थीटा ए बनेगा, अगर बी रहता तो वहाँ पे थीटा बी बनता। तो यहाँ पे जो थीटा ए लिखा है मैंने, ये क्या लिखूंगा मैं, स्लोप
एट अ पॉइंट ए। ठीक है, सॉरी, हो गया। तो आपको स्लोप भी समझ में आ गया, और ये क्या है, ये आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट एट द रेट ए। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है स्टिफनेस क्या होता है। ठीक है, स्टिफनेस एक काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, बहुत लोग इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ होती क्या है स्टिफनेस। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। स्टिफनेस, देखो स्टिफनेस जो होता है, इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ बीम, मतलब एक बीम की एबिलिटी, मतलब कैरी एक क्षमता होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं द एबिलिटी, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ बीम, ठीक है, टू रेजिस्ट, क्या, टू कैरी या फिर टू रेजिस्ट, मतलब बीम के ऊपर क्या आएगा, लोड आएगा। ठीक है, द बीम की ऐसी क्षमता होती है, क्या रेजिस्ट करना चाहिए, क्या कैरी करना चाहिए, टू रेजिस्ट द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब ये जो बेंड डिफ्लेक्शन आता है ना, उसको कैरी करना है, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं टू कैरी द इलास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एज अ स्टिफनेस। एकदम सिंपल कंसेप्ट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मतलब एक बीम है, बीम के ऊपर जो लोड आने वाला है, जिसकी वजह से क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। तो उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए, उसको होने ना देने के लिए जो टर्म यूज की जाती है, उसको स्टिफनेस कहते हैं। अभी स्टिफनेस जो है कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अगर आप रेशियो के रिस्पेक्ट में मानोगे तो ये के फार्मूले के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये आएगा आपका के इक्वल्स टू वाई मैक्स डिवाइडेड बाय एल। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये रेशियो के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम टू द स्पैन ऑफ द बीम, मतलब वाई मैक्स क्या हो गया आपका। अगर मुझे स्टिफनेस निकालना है दोस्तों, गेट के एग्जाम में अगर ये पूछा सवाल कि स्टिफनेस निकालो, आपके पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया है, आपके पास लेंथ ऑफ द बीम भी है, तो कैसे निकालोगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को लेंथ से डिवाइड करोगे। तो वाई मैक्स हो गया आपका क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम। ठीक है, एंड यल क्या हो गया, यल हो गया आपकी लेंथ ऑफ अ बीम। ठीक है, राइट। नाउ अभी हम बात करेंगे, अगर मैं स्लोप के रिस्पेक्ट में निकालूं तो क्या हो जाएगा। तो स्लोप के रिस्पेक्ट अगर मैं निकालता हूं तो ऐसा हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये हमेशा किस में रहता है, इन रेडियस रहता है, ये हमेशा रेडियस में रहता है। तो ये ऐसा होता है दोस्तों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्पैन लेंथ इज कॉल्ड एज अ स्लोप। मतलब स्लोप अगर आपको निकालने के लिए बोला तो आपको डेरिवेट करना है डिफ्लेक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू स्पैन लेंथ के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे आने वाले डेरिवेशन में काम में आएगा। ये ऐसा है, द रेट ऑफ, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन with respect to span length, right, this called as a slope। ठीक है, इसको स्लोप कहते हैं। तो स्टिफनेस के दो फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अभी हम बात करेंगे दोस्तों रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि मेन हमारा डेरिवेशन है, और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इसको स्टार मार्क करता हूँ, लेट्स डू अ स्टार मार्क, और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या हमें फ्लेक्सरल फार्मूला पता है। ओके, फ्लेक्सरल फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एज पर द फ्लेक्सरल फार्मूला, एज पर द फ्लेक्सरल, ठीक है, फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सरल फार्मूला क्या करता है,
यम अपॉन आई इक्वस टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वस टू ई अपॉन आर। ये आपका होता है फ्लेक्सुरल फार्मूला। अभी हमें इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन दिखाना है, ठीक है, कि स्लोप डिफ्लेक्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यम अपॉन आई को मतलब मोमेंट अपॉन इनर्शिया को मैं ई इक्वस टू आर के साथ में रिलेट करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऐसा कंसिडर करता हूँ ई इज इक्वस टू 1 में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। सो दैट इज 1 अपॉन आर हो गया इक्वस टू यम अपॉन, ओके, यम अपॉन ये ई और आई मेरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, जो आई है इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैंने ई को इधर ट्रांसफर किया, एम अपॉन ई आई किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, सिर्फ यूनिट बचेगा, राइट। तो ये एक मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। नाउ थ्योरी ऑफ सिंपल कर क्या कहता है, थ्योरी ऑफ सिंपल कर एकदम सिंपल तरीके से हमें कहता है कि अगर 1 अपॉन आर है, ठीक है, अगर 1 अपॉन आर है, इसका मतलब क्या, दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स उसका होल स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट 3/2, ठीक है। ये दिस इज एज पर व्हाट, दिस इज एज पर थ्योरी ऑफ सिंपल, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, ठीक है, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग से ये आपका रिलेशन बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एकदम सिंपल है, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल्स टू, मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन, देखो मेरे पास ये पहला इक्वेशन भी है 1 अपॉन आर इक्वल टू अपॉन ई है, और दूसरा है 1 अपॉन आर इक्वल टू डी स्क्वायर है अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, दोनों को मैं इक्वेट कर लूंगा। तो अगर मैं दोनों को इक्वेटिंग कर रहा था, यहाँ पे लिखूंगा इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वी गेट क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एम अपॉन ई आई, ठीक है, मिल गया। अभी मुझे क्या है, मैं अभी ये ई आई को इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ई आई इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका मूवमेंट, ठीक है। तो ये मूवमेंट मुझे यहाँ पे मिल गया, राइट, ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी इक्वेशन 3 ये क्या देता है, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देता है फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो जब भी आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन इज क्या है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, राइट। जहां पे जो ई आई आपको ऊपर दिख रहा है, ये ई आई क्या है, ये आपका है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ध्यान में रखना, ठीक है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर मैं इस ई आई को, इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू एस, क्योंकि ये जो आपको मिला है ये मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एस मिला है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, अगर मैं थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर कुछ ऐसा मिलेगा दोस्तों, ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेट करने स्क्वायर निकल गया, इक्वल्स टू इंटीग्रेट मूवमेंट एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे C1 एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 4 इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन, दिस फोर्थ इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है, हो गया।
अभी अगर आप इस पूरे इक्वेशन को और इंटीग्रेट करोगे तो आपको बेसिक स्लोप एंड इक्वेशन का ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे C1 क्या है, ये जो C1 है दोस्तों, दिस C1 इज इक्वल्स टू नथिंग बट द कंस्ट्रेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान में रखना, द कंस्ट्रेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी अगर मुझे अभी बेसिक स्लोप इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फॉर बेसिक स्लोप इक्वेशन में फिर से इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4 फॉर बेसिक स्लोप इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा EI बाय वाई रह जाएगा बस यहाँ पे, तो इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ये बनेगा आपका mx इंटू डी एक्स, बाहर और एक dx हो जाएगा, प्लस C1 इंटू डी एक्स और एक C2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अभी ये जो C1 और C2 है ये आपके क्या हो गए, कंस्टेंट हो गए इंटीग्रेशन के। ठीक है, और ये जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड बाउंड्री कंडीशन ऑफ बीम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी बाउंड्री कंडीशन ऑफ बीम क्या है मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें आपको हर सपोर्ट में क्या डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, क्या स्लोप होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।